अब सबसे पहले बात जरा पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यूपीए खत्म हो चुका है। ममता ने बिना नाम लिए राहुल पर भी निशाना साधा और कहा कि जो विदेश में घूमते रहते हैं वो लड़ाई आखिर कैसे लड़ेंगे। ममता ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय विकल्प तभी बन सकता है जब पार्टियां लड़ने को तैयार हो। विकल्प मजबूत होने चाहिए, ये अकेले नहीं किया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात के बाद ये बयान दिया। कांग्रेस का नाम लिए बगैर ममता ने कहा कि कोई लड़ नहीं सकता तो हम क्या करें, हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां लड़ें। ममता बनर्जी ने कई बड़ी बातें कही, जिसमें सबसे प्रमुख बात यूपीए को लेकर कही। जब ये पूछा गया कि क्या शरद पवार अब नेतृत्व करेंगे तो उन्होंने कहा अब यूपीए बची ही नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में अब उभरना होगा, विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनना होगा। ममता के ये इरादे दिख रहे हैं, विपक्षी खेमे में अहम जगह बनाना होगा। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारद जी का साथ में काम किया है। सारद जी क्या बोला, एक अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, फील्ड में रह के। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है, तैयार करेगा बैठ के। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है, क्या पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। और बंगाल में भी अभी ममता बनर्जी जो चाल चाली थी पिछले चुनाव में, वो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। क्यों खींच के शरद पवार को क्यों लाया जा रहे हैं? शरद पवार हमारे सबके लिए वरिष्ठ नेता है। हमारे लिए हम बड़ा सम्मान करते हैं शरद पवार जी को, तो बेकार शरद पवार जी को नाम क्यों खींचा जाता? ममता बनर्जी सोची समझिए उनका ये साजिश है कि शरद पवार जी को फंसाए, दूसरे पार्टी को लोगों को फंसाए और दिखाए कि देखो हिंदुस्तान में विकल्प बन चुके हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, खाली ऑपोजिशन एक हो जाने से पूरा हो जाएगा उसमें नहीं है। दिक्कत क्या है, हम लोगों को क्यों आने पड़ा, घूमने पड़ता है? इसी के लिए कौन चाहते हैं कि हमारा बंगाल में अच्छा है, हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारा साथ से भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए, और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है। आई वॉन्ट दैट फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग, and it is better all the regional parties if we can work together. Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. जिस यूपीए सरकार के 6 मंत्री ये टीएमसी पार्टी के थे, आपको याद होगा 2012 साल में ये यूपीए सरकार को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी खुद कुछ दुहाई देके, कुछ फिजूले मुद्दे की दुहाई देकर सरकार से समर्थन वापस लिया था। उस समय यूपीए सरकार को तोड़ने का कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब हो ना पाई, इसलिए कि दूसरे सारे पार्टियां थे हिंदुस्तान में जो तुरंत यूपीए सरकार को समर्थन कर दिया। तो इसकी ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है, और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। ये बात ठीक है कि वो हमको डराएगा। वो हमारा फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिसी को नहीं भेजा नोटिस। इतना स्ट्रगल करने के बाद तब भी हम लोगों ने डरा नहीं, और हम डरेंगे नहीं। जब तुम जिएंगे तब तक लड़ेंगे, और लड़ने के लिए आपको रास्ता निकालना चाहिए।
आज भी बहुत टाइम है, वक्त है। हम यूपी इलेक्शन में इसी के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करने जा रहा है कि लेट देम कॉन्टेस्ट, इफ दे आर फेल्ड देन आई विल गो देयर। इसमें हमारा क्या एतराज है? किसी को ना किसी को तो करना चाहिए। महाराष्ट्र आई एम नॉट कमिंग, वी आर सपोर्टिंग आवर फ्रेंड्स, लेट देम डू द जॉब्स। जिधर में रीजनल पार्टी यहाँ से काम करते हैं हमारा कोई बात नहीं है, दे आर ऑल आवर फ्रेंड्स, वी वांट फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड्स। इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहे हैं बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी जब सारे हिंदुस्तान में लड़खड़ाते जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी की हालात जब दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला ले चुके हैं। ये ऑक्सीजन सप्लायर बीजेपी पार्टी के लिए अभी ममता बनर्जी बन चुकी है। इसलिए बीजेपी पार्टी बहुत सारे खुश नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी की इस तरीके की लकीर खींचने में और ममता बनर्जी की इस तरीके की बयानबाजी में। तो ममता ने जो बयान यूपीए को लेकर दिया, अब उसको लेकर बवाल मचता जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर। और कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी से हमने खास बातचीत की, सुनिए। मिले मेरी तुम्हारी और बने सूर हमारी। अगर सूर मिले तुम्हारी, मेरी और तुम्हारी, तो बनेगी नया सूर हमारी। ये मोदी जी और दीदी जी ये नया सूर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में बीजेपी की हालत लड़खड़ाते जा रहे हैं। और इस समय बीजेपी के सबसे बड़ा बैसाखी बनके ममता बनर्जी उभरने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सारे नजारा आपको सामने आ गए हैं। पर उन्होंने तो आपके जो नेता है राहुल गांधी, उन पर भी अटैक किया है, बोला कोई कुछ करेगा तो है नहीं, विदेश में रहेंगे। अब इसको किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा। अगर राहुल जी के खिलाफ वो गाली ना देंगे तो मोदी जी कैसे खुश रहेंगे? मोदी जी की तो एक ही दुश्मन है हिंदुस्तान में, राहुल जी। कोविड से लेके किसान मुद्दे से लेके हिंदुस्तान की हर मुद्दे पे, चाइनीज अटैक के लेके हर मुद्दे पे बोलने वाला कौन है? राहुल जी। राहुल जी को मोदी ने क्या कहते हैं, बीजेपी क्या कहते हैं? विदेश में रहते हैं। दीदी ने क्या कहती है? विदेश में रहती है। राहुल जी जरूर विदेश में जाती है, कभी कभी जाना पड़ता है। सारे हिंदू दुनिया में हमारा संगठन है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, तो हमारा संगठन की अगर बुलावा है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पार्टी की प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट है, हमारे पार्टी की नेता है। कहीं अगर बुलावा है तो जाना पड़ेगी। इस जाना का दोष है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, दीदी जी के जो भतीजे हैं वो भी विदेश जाते हैं, लेकिन गाय की कमाई की पैसा और कोयला खदान की चोरी की पैसा इकट्ठा करके जमाने के लिए जाते हैं। फर्क ये है, राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की इतिहास बताने जाते हैं और उनकी जो भतीजा अपना कोयला चोरी और गाय तस्करी की पैसा जमाने जाते हैं विदेश में। फर्क यही है। ये भी कह रहे हैं कि हम ही टीएमसी यानी कि ही वायबल ऑप्शन है, कांग्रेस तो सड़कों पर उतर के लड़ नहीं रही है। तो कह रही है कि हम स्मॉल वर्कर है, तो सारे हिंदुस्तान में वही लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, हम लोग कुछ नहीं करते। देखिए, ये ममता बनर्जी ये बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुई थी, रिश्ता पुरानी है। ये रिश्ता को नवीकरण किया जा रहे हैं, क्योंकि खुद को, पार्टी को और खासकर भतीजे को बचाना है। पर इसके साथ साथ जो ये थर्ड फ्रंट बनाने का जो मुहिम चल रही है उसको किस तरह देखते हैं आप? Well, that was अधीर रंजन चौधरी जी speaking to us with video journalist Pawan. This is Supriya Bhardwaj for India Today in Delhi. Akshita, we have just बढ़ रहे आगे शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। सांसदों के निलंबन का मामला अटका हुआ है। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर लामबंद है। दावा और दलील यही कि गलती पर माफी मांगी जाती है, पर जब गलती ही नहीं हुई तो माफी किस बात की? उधर सरकार माफी पर अड़ी है। ऐसे में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। चर्चा कराइए, आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने वो चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक, प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वाले विरोध में ना गए। किसान आंदोलन जब वापस किया था, किसानों ने माफी मांगा था क्या? एक साल दिल्ली के सड़क पे धरना देके, प्रदर्शन करके 700 जान गंवाने के बाद सरकार होश में आई
और सारे काले कानूनों को वापस लिया। तो आज क्यों कह रहे हैं कि सदन के अंदर हम माफी मांगे? ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। अगर आपने अनुशासनहीनता की है और उसके सारे प्रमाण हैं, वीडियो में दिख रहा है, तो सजा मिलनी ही चाहिए। अगर हम लोग अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं, अच्छी बहस चाहते हैं, अच्छी चर्चा चाहते हैं, देश के विषयों को एक सटीक मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो लोकसभा के वातावरण को आपको मधुर, सजग बनाना पड़ेगा, चर्चा का वातावरण बनाना पड़ेगा। और अनुशासनहीनता लोकतंत्र में कहीं भी स्वीकार्य नहीं। सिंपल मांग है कि शीतकालीन सत्र में जिस तरीके से सस्पेंड किया है एमपीज को इंक्लूडिंग मी, वो सस्पेंशन रिवोक करना चाहिए और इस तरीके के अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है, उसको बंद करना चाहिए। अफसोस ये है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ अराजकता टाइप के मामला हो रहा है। वो इस प्रकार की पार्टियां वहां पर अराजकता फैला रही, अराजकता वाले कृत कर रही हैं, जो कि बाहर भी करती हैं, अंदर भी इस प्रकार का मामला करती हैं। उसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी लीड ले रही है और बाकी पार्टियां भी उसके साथ साथ चल रही हैं। एक रेस लगी है, हम कौन माइक तोड़ेगा, कौन कागज फेंकेगा, कौन टेबल पर चढ़कर डांस करेगा, भंगड़ा करेगा, एक प्रकार की रेस चल पड़ी है। अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष भी समझेगा कि अगर आप इस प्रकार से पार्लियामेंट चलाएंगे तो पार्लियामेंट चल नहीं सकती। पार्लियामेंट बहस के लिए है, पार्लियामेंट विषयों पर चर्चा के लिए है, ना कि आपके जो अराजक कृत हैं उनके लिए है, ना कि वहां पर भंगड़ा डालने के लिए, वहां पर डांस करने के लिए, वहां माइक तोड़ने के लिए, वहां पर जो कर्मी हैं उनके साथ हाथापाई करने के लिए। अब सांसदों के निलंबन को लेकर आर पार की लड़ाई यहां पर सरकार और विपक्ष के बीच दिख रही है। जहां विपक्ष कह रहा है माफी मांगने को तैयार नहीं, वहीं सरकार की तरफ से कहना है कि जो व्यवहार हुआ वो ठीक नहीं था और इसके हिसाब से माफी मांगनी होगी। तो सरकार और विपक्ष, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि निलंबित सांसदों ने गलती की है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि निलंबन मनमानी है, संसदीय मर्यादा की दलील दी जा रही है सरकार की तरफ से। तो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की यह हत्या है। सरकार कह रहे हैं कि नरमी के संकेत नहीं है, आज भी हंगामा हो सकता है। विपक्ष की तरफ से जो रुख दिख रहा है उसको देखते हुए फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या काशी का निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी के बयान पर आज फिर मौर्य आक्रामक अंदाज में सामने आए। उन्होंने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। विपक्ष बताए कि मथुरा में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर बनाने का विरोध क्यों करते हैं या समर्थन क्यों नहीं करते। मौर्य ने कहा कि अखिलेश कहते हैं कि वो कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो बताएं कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण चाहते हैं या नहीं चाहते। कि ऐसा विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वह नतमस्तक होते हैं। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? देखिए, चुनाव का मुद्दा ना श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, ना बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विषय है। लेकिन जो विषय है वह एक ही सवाल है, वह बताएं मैं जो विरोध कर रहे हैं वह जवाब दें। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है, वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं गंगा भक्त हूँ, तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।